हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। हम पढ़ रहे थे अपने इस चैनल आलम फाउंडेशन क्लासेस के थ्रू क्लास 12th की फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेक्चर नंबर 15 है आज बच्चों हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना समय गंवाए कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए ताकि आप मैं भी जो चीजें पढ़ाऊं आप उसे नोट करते जाएं। आज हम पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। लास्ट वन मैंने यही आपको छोड़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बता करके। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूं। मैंने कल पिछले लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। दिस इज नथिंग बट दिस इज द ओनली वन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स व्हिच आर पासिंग थ्रू अ सरफेस एरिया। किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप ही उस पृष्ठ से संबंधित क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। बहुत अच्छे, इतनी बातें हमने सीखी थी। पिछले लेक्चर में हमने एरिया वेक्टर भी पढ़ा था। इसके अलावा हमने सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल भी पढ़ा था। जो लोग इस चैनल पे नए हों या जो बच्चे आज देख रहे हों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये पार्ट, वो प्लीज पीछे वाला पार्ट देख लें ताकि उनको ये चैप्टर और ये जो क्वेश्चंस मैं आज कराऊंगा वो समझ में आए। तो आज हम इस पर बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। एक बात समझे बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से दिखाते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होती है। तो इस बेसिस पे मैं कह सकता हूँ ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? स्केलर। कौन सी क्वांटिटी हो गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों? स्केलर क्वांटिटी हो गई। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई। अब आइए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं क्योंकि मुझे आज क्वेश्चन ही कराने हैं और देखेंगे समय बचेगा तो गॉस लॉ भी पढ़ेंगे। अब देखिए, मान लीजिए कहता है कि एक्स वाई जेड तीन प्लेन है। ठीक है बच्चों, एक्स वाई जेड। बेसिक क्वेश्चन आज शुरू करता हूं। इस क्वेश्चन को शब्दों में लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। मैं इसको एक ग्राफ के मेथड से आपको समझाता हूं। कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम्ब है। ध्यान से समझिए बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम्ब। आई कैप का मतलब होता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में बच्चों? एक्स डायरेक्शन में। और एक्स की किस डायरेक्शन में है बच्चों? तो आई कैप प्लस है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। अब कहता है कि एक 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। ध्यान से मेरी बात सुने, जो स्क्वायर है वो कितने सेंटीमीटर का है बच्चों? 10 सेंटीमीटर का। जो ये स्क्वायर है ये 10 सेंटीमीटर इसकी साइड है। ठीक है, वो क्या किया गया है? वाई जेड प्लेन के पैरेलल रखा गया है। मतलब समझ में आ रहा है आपको? एक्स वाई जेड तीन प्लेन होते हैं, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में है। जो हमारा स्क्वायर रखा हुआ है वो वाई और जेड प्लेन के पैरेलल रखा हुआ है, मतलब ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, ये वाई और ये जेड तो ऐसे होगा बाहर। देखिए ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गई। हमारा जो प्लेन रखा हुआ कुछ ऐसे रखा हुआ है और इधर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो रही है? आ रही है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। तो कहता है कि आप इस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करें। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है? वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। वेक्टर ए इज व्हाट? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होगा? तो एरिया वेक्टर, देखिए ऐसे कोई सरफेस है। ठीक है, इस तरह से कोई सरफेस रखा हुआ है तो इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसा होगा। हमने कहा था कि अगर 2D प्लेन है तो दोनों साइड में हो सकता है। हमें कोई एक साइड कंसीडर करनी है। जो साइड हम कंसीडर एक बार कर लेंगे वो हमारे क्वेश्चन के लास्ट वन तक रहेगा। तो इस तरह से ये हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे हो गया, ऐसे जा रही है बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और ऐसे कोई प्लेन रखा हुआ है तो एरिया वेक्टर भी हमारा उसी डायरेक्शन में ऐसे ही हो जाएगा। तो इसका एरिया वेक्टर भी कुछ न्यू हो जाएगा। तो ई और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, ये तो कंफर्म है। चलिए कोई बात नहीं। तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई इंटू ए कॉस थीटा होगा, बट थीटा इक्वल टू क्या? 0 डिग्री। तो फाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई की वैल्यू क्या है? 3 × 10⁻³। ए की वैल्यू क्या होगी भाई? ए की वैल्यू, आई कैप केवल डायरेक्शन को शो कर रहा है। ए की वैल्यू होगी 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर होता है। तो 10 × 10⁻² मीटर हो गया और इसका स्क्वायर इंटू कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो क्या हो जाएगा? 3 × 10⁻³ इंटू, ये सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻1। ठीक है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻²। ठीक है, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 3 × 10⁻1।
ठीक है, या हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू 30, क्या बताइए यूनिट याद है आपको? पिछले लेक्चर में मैंने आपको यूनिट बताया था, याद है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, पॉज करके सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए, फिर इसी पर और क्वेश्चन बताता हूँ आप। चलिए बच्चों, अब इसी में क्वेश्चन और कह दें कि अब बताइए कि यदि इसका जो नॉर्मल है, यानी जो एरिया वेक्टर है, हम जो इसका एरिया वेक्टर निकाल रहे हैं, वो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री बनाए, मतलब एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, कहते हैं इफ द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड ई इज 60 डिग्री, ठीक है, then flux passing through this square plane will be, अब ध्यान से समझिए, अगर कहता है कि जो एरिया वेक्टर है वो अब क्या करता हो, इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता हो, कितने एंगल बनाता हो, 60 डिग्री का एंगल बनाता हो, तब क्या हो जाएगा फ्लक्स बच्चों, तो यहाँ पे आपको देखिए cos 60 रखना होगा, सॉरी थीटा रहने दीजिए, तो यहाँ थीटा की जगह अब 60 हो गया, तो यहाँ cos 60 आ जाएगा। और cos 60 की वैल्यू आपको बड़े अच्छे से याद होगी, ये होती है 1/2। 1/2 का मतलब ये जो हमारा 3 × 10⁻⁴ और ये 2 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो कितना हो जाएगा 15 न्यूटन पर कूलम। दिस इज आवर सॉल्यूशन। प्लीज इस सॉल्यूशन को पॉज करके नोट करिए, फिर और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताता हूँ आपको। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि ये कोई हमारा कोई सर्कुलर प्लेट है, ध्यान से मेरी बात सुने, कोई सर्कुलर प्लेट है, ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्किल, दिस वन इज द रेडियस ऑफ दिस सर्किल ए, ठीक है, ये कोई सर्कुलर प्लेट है। अब जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, वो इससे कुछ इस तरह से पास हो रही हैं, ठीक है, इस तरह से जा रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं जो है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, और ये मेरा कोई एक सर्कुलर प्लेट रखा हुआ है, ठीक है। अब आपको बताना है कि फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सर्कुलर प्लेट कितना होगा, जल्दी सोचिए। मान लेते कुछ ये जो इसके रेडियस के साथ जो एंगल बन रहा है वो 37 डिग्री है, या कुछ भी एंगल हो सकता है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो क्या होगा बताइए, ये कोई सर्कुलर प्लेट है, ध्यान रहे प्लेट है, कोई स्फीयर नहीं है, कोई प्लेट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कुछ यूं जैसा कि बोर्ड पे मैंने बनाया है वो इस तरह से है, ठीक है। तो बताइए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द सर्कुलर प्लेट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सर्कुलर प्लेट। बड़ा आसान है सर, देखिए बहुत इजी वे में जानिए कि अगर हमें फ्लक्स फाइंड करना है तो उसके लिए हमें E डॉट dA लेना है या E डॉट A लेना है, ठीक है, और A इज द एरिया वेक्टर एंड द एंगल बिटवीन बोथ E एंड A के बीच का एंगल चाहिए। इस एंगल से हमारा कुछ मतलब नहीं है, हमें एंगल चाहिए E एंड A के बीच का। E तो हमें पता है कि चलिए ठीक है सर, E ऐसे है, जो हमारा E का डायरेक्शन दे रखा है इसने, A कैसे होगा, तो ये एक सर्कुलर प्लेट है, ठीक है, एक सर्कुलर प्लेट है, तो इसका जो E होगा वो इस तरह से होगा, परपेंडिकुलर अपवर्ड, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, यही दो चीजें हो सकती हैं किसी भी 2D सरफेस के लिए। जो हमने बताया था आपको कि जो हमारा प्लेट एक प्लेन सरफेस होगा तो उस पर जो हमारा एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, उस पृष्ठ के ठीक बाहर परपेंडिकुलर, उस पृष्ठ के लंबवत होगा। तो परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पे जो E और A के बीच का एंगल है वो कितना होगा, तो यहाँ से देखिए फाई बराबर EA cos थीटा, बट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों भाई, ठीक है, क्योंकि जो एरिया वेक्टर होगा वो तो ऐसे हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो लाइन है वो चाहे कैसे भी हो, अगर ऐसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन है तो वो क्या होंगी, वो इसके साथ 90 एंगल ही तो बनाएंगी। एंगल किसके किसके बीच चेक करना है, एंगल चेक करना है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और एरिया वेक्टर के बीच में, समझ में आ रही बात। तो अब क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पे जो एंगल वो 90 है, तो 90 है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई बराबर E इंटू A cos 90, एंगल 90 होने की वजह से cos 90 की वैल्यू 0, तो पासिंग कितना फ्लक्स इससे पास होगा, 0, कोई फ्लक्स ही इससे पास नहीं होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी पॉज करके बना सकते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अब कहता है कि मान लीजिए ये कोई सर्कुलर रिंग है, ठीक है बच्चों। जो सर्कुलर रिंग यहाँ पे रखी हुई है वो कुछ ऐसे नहीं है जैसे पहले मैंने जो रिंग रखी थी वो उस तरह से नहीं रखा हुआ है। ये जो सर्कुलर रिंग है वो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है। जिस सरफेस पे मैं खड़ा हूँ उस सरफेस के हॉरिजॉन्टल ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। अगर मैं इस तरह से कोई रिंग रखा हूँ और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कुछ इस तरह से पास हो रही है, ध्यान दीजिए, कुछ इस तरह से पास हो रही है, ठीक है, जो इसके रेडियस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। और इसका रेडियस हमने कैपिटल आर मान लिया है। मेरी बात फिर से सुनिए कि एक सर्कुलर रिंग है, एक सर्कुलर रिंग है जो इस तरह से कुछ यूं रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत बल रेखाएं हैं वो क्या है, वो इस रिंग के साथ ऐसे इसके रेडियस के साथ या इस प्लेन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही हैं, 30 डिग्री का कोण बना रही हैं। तो अब बताइए कि व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सर्कुलर रिंग। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जल्दी बताइए। तो देखिए बच्चों क्या होगा इसका, तो इससे भी मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जितनी पास कर रही होगी वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड ई के बीच फाइंड करना होगा। तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, आप सोचिए कि ये मेरा जो हाथ है इसको मान लीजिए कि यही चीज वो रिंग है, ये ऐसे रिंग है, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर कुछ यूं होगा, ठीक है, यानी कि इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कुछ यूं होगा, दिस इज द एरिया वेक्टर, ठीक। और अगर ये एंगल 30 है तो एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 60, क्योंकि ये टोटल 90 होगा। अरे भाई 90 नहीं होगा, परपेंडिकुलर है ना इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये लाइन है। और जो हमारा वैद्युत बल रेखाएं है वो कुछ इस तरह से है, तो वो क्या होगा, वो कितने डिग्री का, हॉरिजॉन्टल के साथ ये 30 डिग्री के कोण पे है, ठीक है। तो यहां से जो मेरा एंगल हो जाएगा ई और ए के बीच का वो कितना हो जाएगा बताइए, ई और ए के बीच का एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहां से फाई ई इक्वल टू क्या लगाएंगे, ई इंटू ए कॉस थीटा, ठीक है। तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 60, 30 मत रखिएगा क्योंकि हमें याद रखना है कि ई और ए के बीच का एंगल चाहिए। तो क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगी बच्चों, ई इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2। दिस इज योर आंसर। अगर आपको आर और ई की वैल्यू दी गई हो, दोनों का मैग्नीट्यूड दिया है, तो इसको रख करके फाई ई की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी पॉज करके नोट करिए फटाफट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। मान लीजिए बच्चों कि ये कोई एक क्यूब है, ठीक है, इसकी साइड ए है। इस क्यूब की जो साइड हमने कंसीडर कर रखी है वो कितना कर रखी है बच्चों, ए, ठीक है, ए साइड का कोई क्यूब है। अच्छा, कहता है कि इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ यूं है, ऐसा समझिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, वैद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें इंटर करेंगी इस सरफेस एरिया पर, ठीक है। इस एरिया पर क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या करेंगी, इंटर करेंगी ना, बिल्कुल। आप देखिए क्या होगा, एक क्यूब रख लीजिए, जब आप क्यूब रखेंगे तो आप देखेंगे कि इधर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आ रही है, बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटर करेंगे और इस फील्ड से, इस सरफेस से क्या होगा, ऐसे बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, ऐसे निकल रही होंगे, ये तो हो रहा होगा, सोचिए। तो अब आप यहां से समझिए, आपको बताना है कि फाइंड द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू क्या, क्यूब, ठीक है। इस क्यूब से पास होने वाली कुल फ्लक्स बताइए, कितना फ्लक्स इससे गुजरेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको, एक क्यूब है, उस क्यूब को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है। अब आप बताइए कि इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा। तो फ्लक्स क्या है बच्चों, मैं फिर रिपीट करता हूं, फ्लक्स क्या है, किसी भी सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। बहुत अच्छे। आप देखिए कि इसका जो नॉर्मल आप लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन तो आपको पता है, ठीक है। और आप इसके नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होगा। तो चलिए, मैंने कहा था कि जब 3D सरफेस होता है तो हमेशा आउटवर्ड लेना ज्यादा बेहतर रहता है। तो इस पर, इस सरफेस के लिए आउटवर्ड क्या होगा, इधर हो जाएगा एरिया वेक्टर, ठीक है। और
जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ये है, तो दोनों अपोजिट वेक्टर हो गए। तो चलिए इस सरफेस पर फ्लक्स फाइंड करिए, फाई ई बराबर ई इंटू ए, तो ये हो जाएगा ई ए कॉस 180, ठीक है बच्चों, तो माइनस ई इंटू ए, कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, माइनस ये होती है, -1 होती है, ठीक है बच्चों। इस सरफेस पे आइए, इस सरफेस पे देखिए, तो इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, इस प्लेन के नॉर्मल इधर ही तो होगा। अच्छा, बहुत अच्छे। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, तो थीटा कितना बन गया 0, तो फाई ई कितना हो गया बताइए, ई ए, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ई ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फाई ई इक्वल टू क्या हो गया, ई ए। अब देखिए फाई ई इस सरफेस से हो गया, फाई ई इस सरफेस से हो गया, तो नेट कितना हो जाएगा, तो नेट कितना हो जाएगा, नेट फ्लक्स माइनस ई ए प्लस ई ए, तो आंसर कितना आ जाएगा 0 फाई ई, नेट कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर जो सबसे ऊपर वाला सरफेस है इससे भी तो फ्लक्स जा रहा होगा, इससे भी तो फ्लक्स जा रहा होगा, अरे भैया के कहाँ पे है, देखिए ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन, वैद्युत बल रेखाओं की दिशा, ठीक है। अब इस पे एरिया वेक्टर क्या लोगे, ये क्यूब का सबसे ऊपर सरफेस ऐसे ही होगा, अब ये अपवर्ड लेंगे तो ये हो गया मेरा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। बताओ कितना फ्लक्स जाएगा 0, क्योंकि एंगल 90 हो गया। याद रखिए, तो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ भी फ्लक्स क्या हो गया 0 हो गया। तो जितना वैद्युत बल रेखा इसमें एंटर करेगा उतना ही क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, इसलिए नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। इसका आंसर हो जाएगा द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस ट्यूब इज व्हाट 0। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने जो बोर्ड पे बना रखा है, डायग्राम को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। एक क्यूब है, एक क्यूब की जो साइड है वो ए है, ठीक है ना बच्चों। अब कहता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वो चेंज कर रहा है, ई नॉट एक्स आई कैप है, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या दी गई है, वेक्टर ई इज इक्वल टू ई नॉट एक्स आई कैप। अब आपसे कहता है कि बताइए कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास करेगा इस क्यूब से। तो नेट फ्लक्स फाइंड करना है आपको, नेट फ्लक्स आपको फाइंड करना है। तो चलिए देखिए, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो एक्स डायरेक्शन में है, आई कैप बता रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, जो एरिया वेक्टर होगा इस सरफेस पे वो कहाँ होगा, वर्ड की तरफ। ये एरिया वेक्टर हो गया, थोड़ा बड़ा लिखूं, ये एरिया वेक्टर हो गया ऊपर, और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ तो इस सरफेस से तो खत्म, फ्लक्स 0, इस सरफेस पे है, एरिया वेक्टर नीचे की तरफ हो गया, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर जा रही हैं, तो यहाँ भी फ्लक्स क्या हो गया 0। अब इस सरफेस और पीछे उसके बाद वाले सरफेस की तो बात ही नहीं करनी है, क्योंकि ये सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रही है, कितनी से पास हो रही है, एक भी नहीं भाई। ये सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसे हो जाएगा, देखिए ये ऐसे है, ये मैं इस सरफेस को ऐसे बनाया हूं, ठीक है। ये एरिया वेक्टर इसका ऐसे पीछे की तरफ होगा और ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यूं पास करेंगे, तो यहाँ भी 90 एंगल बनेगा। तो इस सरफेस और इसके बाहर वाले इस सरफेस का तो बात ही नहीं करना। अब इस सरफेस पे देखते हैं, इस सरफेस पे एरिया वेक्टर कुछ यूं हो गया और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कुछ इधर है, ठीक है। तो निकालिए फ्लक्स फाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 180, ठीक है। देख लीजिए ई इंटू ए कॉस 180, बट आप ध्यान दीजिए ई की वैल्यू क्या है, ई नॉट एक्स, ठीक है। अब ई नॉट एक्स, यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी है 0। देखिए पे यहां से यहां तक जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो एक्स के सापेक्ष, डिस्टेंस के सापेक्ष चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे x 0 है, सेंटर पे तो x 0 है, और ये जो प्लेन रखा हुआ है वो इस सेंटर पे ही रखा हुआ है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ये मेरा पूरा का पूरा E 0 हो गया, तो फाई 1 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। एक बार और फिर मैं रिपीट करता हूँ बच्चों, ये जो मेरा सरफेस है वो कहाँ रखा हुआ है, ऐसे इसके सेंटर पे ही रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है इस कोऑर्डिनेट पे, इस प्लेन पर आएगा, ठीक है, YZ प्लेन पर ऐसे आएगा पैरेलल, ठीक। और जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E नॉट एक्स आई कैप, यानी जैसे जैसे x डायरेक्शन में आप आगे बढ़ोगे
वैसे वैसे ये ई की वैल्यू बढ़ेगी, चेंज होगी। अगर x 0 हो जाएगा यहाँ पे सेंटर पे, तो x 0 हो जाएगा, तो ये 0, तो ई नॉट इंटू 0, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारा फ्लक्स φ1 कितना हो गया, 0। अच्छा, इस सरफेस पे ये एरिया वेक्टर बाहर की तरफ हो जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी बाहर की तरफ है, तो यहाँ पे जो हमारा फ्लक्स आएगा φ2 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। क्या हो जाएगा, वेक्टर ई का मतलब ई नॉट एक्स इंटू ए का मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, ई नॉट। अच्छा, इस सरफेस पे चाहिए, तो इस सरफेस से सेंटर की दूरी कितनी होगी, वो भी ए होगी, यानी एक्स की जगह भी ए है, तो इंटू ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ई नॉट ए क्यूब। ठीक है बच्चों, ये हो गया मेरा φ2। अब हमें नेट फ्लक्स चाहिए, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेट जो फ्लक्स होगा वह क्या हो जाएगा, φ2 φ1 प्लस φ2। φ1 ऑलरेडी 0 है, तो φ2 कितना हो जाएगा, ई नॉट ए क्यूब। तो नेट फ्लक्स हमारा फाई नेट क्या हो जाएगा, फाई ई नेट क्या हो जाएगा, ई नॉट ए क्यूब। प्लीज इस क्वेश्चन को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब देखते हैं ये जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे बना रखा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है कि एक सिलेंडर है, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुने। कोई एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में दो आपको फ्लैट सरफेस मिलेंगे। कोई भी सिलेंडर होगा तो दो फ्लैट सरफेस होंगे, ठीक है, एक कर्व सरफेस होगा, ठीक है। अच्छा, अब कहता है कि ये जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जब ये ओरिजिन है इसका, ये बात ध्यान रखिएगा, दिस इज ओरिजिन। ठीक, अगर मैं इससे x पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता हूं तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम। और अगर मैं इसके सेंटर से निगेटिव डायरेक्शन में जाता हूं तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, -200 आई कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है, व्हेन x इज लेस देन 0 दैट मींस हम निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, x इज ग्रेटर देन 0 दैट मींस हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आपसे पूछ क्या रहा है, L द लेंथ ऑफ कर्व सरफेस इज 200 सेंटीमीटर। पूछ रहा है व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट्स ईच फ्लैट सरफेस। उसकी सतह से, जो समतल सतह है उससे पास होने वाला फ्लक्स बताइए। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू इट्स कर्व सरफेस। इसके कर्व सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स बताइए। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत मजेदार, ये पूरा का पूरा तीनों क्वेश्चन है। अब आइए बच्चों पहले क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ा जाए, ठीक है, इसके सॉल्यूशन में ध्यान दीजिए। तो अगर मैं कहूं कि मैं इनको दो नाम दे दे रहा हूं, ये फ्लैट सरफेस 1 और फ्लैट सरफेस 2, तो मैं कह सकता हूं फ्लक्स पासिंग थ्रू फ्लैट सरफेस 1। ठीक है, क्या होगा, जो फ्लैट सरफेस 1 है उससे फ्लक्स कितना बाहर निकलेगा। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस सेंटर से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होगा। तो अगर मैं कहूं φE1 इक्वल टू, वो कितना हो जाएगा, यहां मैं सिर्फ लिख सकता हूं फ्लक्स थ्रू, सिर्फ इतना लिखना ही ज्यादा उचित रहेगा, फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस 1 φE1 इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर ए। बहुत अच्छे, वेक्टर E की वैल्यू -200 आई कैप और वेक्टर ए की वैल्यू क्या होगी, तो इसका एरिया तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आई कैप। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक्स की माइनस डायरेक्शन में, माइनस का माइनस तो प्लस होना है, तो यहाँ हो गया 200, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, तो 200 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है, और आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻²2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो φE1 इक्वल टू क्या हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करिए, फटाक से बताइए कितना आंसर आ रहा है। देखिए इसको सॉल्व करके जल्दी बताइए कितना आंसर आ रहा है बच्चों। किया 1.57 न्यूटन पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आ जाएगा आंसर। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमने फाइंड किया कि इसके फर्स्ट फ्लैट सरफेस से कितना फ्लक्स क्या होगा, टोटल कितना फ्लक्स होगा, वो हो गया 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसको पहले पॉज करके नोट करिए, फिर आगे बताता हूँ। हो गया बच्चों। अब आइए अब हम फाइंड करते हैं फ्लक्स थ्रू द फ्लैट सरफेस सेकेंड। तो इसी में फाइंड करता हूँ, याद रखिएगा 1.57 आया हुआ है। ठीक है, मैं इतना मिटा देता हूँ। चलिए, अब कहता है फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस सेकेंड क्या हो जाएगा, तो इस सेकेंड वाले सरफेस से फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया मेरा, ठीक है, एरिया वेक्टर ये हो गया,
तो यहाँ पे भी आएगा E इंटू ए, और ए कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर आई कैप, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब यहाँ पे भी हमारा आंसर आ जाएगा 200 इंटू 3.1 इंटू आर की वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, चलिए इतना हो गया, ये दोनों क्वेश्चन हो गए। तो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट्स ईच फ्लैट सरफेस। तो पहले वाले फ्लैट सरफेस से भी उतना ही जा रहा है जितना सेकंड वाले सरफेस से जा रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू इट्स कर्व सरफेस। चलिए इसको बिठा दूं। अब आते हैं कर्व सरफेस पे, दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। तो आइए कर्व सरफेस की बात करें। तो जो कर्व सरफेस है वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये मेरे फ्लैट सरफेस के बाद ये जो कर्व सरफेस है ये कुछ यू, ठीक है। ये कर्व सरफेस पे जो एरिया वेक्टर होगा, कर्व सरफेस कुछ इस तरह बनेगा। जैसे मैंने अपने हैंड को बनाया ऐसे, कर्व सरफेस ऐसे बनेगा। तो इसका एरिया वेक्टर हमेशा अपवर्ड बाहर की तरफ होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा। तो जो कर्व सरफेस होगा उस पे ई और ए हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। और कर्व सरफेस के लिए मैं एक आपको एग्जांपल के थ्रू बता सकता हूँ कि मान लेते हैं कि अगर ये ग्लास है, ठीक है बच्चों, ये इसका फ्लैट सरफेस था, ठीक है, जिस पर हमने एरिया वेक्टर फाइंड आउट किया। ये दोनों इसके फ्लैट सरफेस, चूंकि यहाँ पे दोनों का रेडियस अलग अलग है, हमारे क्वेश्चन में जो कह रहा है दोनों का रेडियस सेम है। तो अगर ये ऐसे ना हो करके दोनों का रेडियस हम कंज्यूम कर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं कि दोनों का सेम है, कंसीडर कर ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हमें फ्लैट सरफेस पे बात करना है। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स तो ऐसे पास हो रही है, ठीक है। अब इसका एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा। तो एरिया वेक्टर अगर ऐसे होगा और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो पास हो रही हैं वो कुछ ऐसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा बच्चों, 90 एंगल बन जाएगा हर एक पॉइंट पे, कर्व सरफेस के हर एक पॉइंट पे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि क्या लिख सकता हूँ, फ्लक्स पासिंग थ्रू इट्स कर्व सरफेस क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्या होगा, E इंटू ए, फाई ई इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ये cos 90। तो जो हमारा फाई ई होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा कर्व सरफेस है उससे पास होने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। चलिए इतना नोट हो चुका होगा। मैं इस क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। मिटाता हूँ उसको सोल्यूशन को। अब देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें वो बहुत इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज द नेट चार्ज सिलेंडर। इसके लिए फार्मूला मैं बताता हूँ, अभी उस कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊंगा कि जो नेट चार्ज निकालेंगे इनसाइड द सिलेंडर वो हो जाएगा फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्या हो जाएगा, नेट चार्ज इनसाइड द स्फीयर और क्यू नेट इक्वल टू फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों आपने पहले से पढ़ रखा है कि जो अच्छा फाई ई कितना होगा, नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो इस पूरे सिलेंडर के थ्रू नेट फ्लक्स बताइए, नेट फ्लक्स। चलिए अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा था कि याद रखिएगा इसके थ्रू फ्लक्स कितना है, था 1.57। सिलेंडर के ये जो इसका जो कर्व सरफेस था उसके थ्रू कितना आया था 0, फिर इस के थ्रू कितना आया था 1.57, तो कितना हो गया 3.14 774 550 और 140 और 1 और 1 2 और एक हासिल था, तो कितना हो गया 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यहाँ से जो फाई ई की वैल्यू हो जाएगी वो 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10 टू द पावर -12, ठीक है। तो क्यू नेट क्या हो जाएगा, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, जल्दी करिए फटाक से, 3.14 और 8.5 का मल्टीप्लाई। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.78 × 10 टू द पावर -11 कूलम, ठीक है। ये आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम उस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो हमने Q इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू फाई ई मैंने लिखा था, वो कैसे आया उसको हम देखते हैं। मान लीजिए कि ये कोई बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो इस चार्ज से क्या होगा, बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी बाहर की तरफ, बहुत सारी होंगी, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं इस चार्ज से आउटर साइड में, ठीक है, उसके लिए अगर मैं आपसे कहूं और इसका रेडियस मान लीजिए कि ये r है, स्मॉल r है या कैपिटल R है, जो भी आप कंसीडर करें, तो अगर मैं कहूं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है,
ठीक है। और इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, तो क्लोज सरफेस है तो इस पे एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा ये, तो यहाँ थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। तो आइए चलिए देखते हैं कि फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स कितना हो पड़ा था, फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी हमने पढ़ा था। अच्छा, तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो चार्ज का मैग्नीट्यूड हो वो तो चेंज होने से रहा, वो चेंज नहीं होगा, तो ई बाहर, हम मैग्नीट्यूड पे विचार कर रहे हैं, इनटू ये क्या हो जाएगा डी ए, ठीक है। अच्छा, फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी ए, इसका पूरा संपूर्ण पृष्ठ ए हो जाएगा, तो फाई ई इक्वल टू, अब देखिए ई की वैल्यू क्या होगी, कोई चार्ज है उससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, वहां पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा वैल्यू, k q अपॉन r स्क्वायर 1/4π0 q अपॉन r स्क्वायर हमने पढ़ा है, ठीक है, इनटू इसको कर लीजिए 1/4π0 ज्यादा बेहतर रहेगा, 1/4π0 q अपॉन r स्क्वायर इनटू ये क्या हो जाएगा 4π r स्क्वायर, जब उसका संपूर्ण पृष्ठ लेंगे तो। अब ये 4π से 4π तो कैंसिल हो गया, ठीक है, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फाई e इक्वल टू क्या हो गया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी बेसिस पर हमने वहां पे लिखा था q इक्वल टू फाई e इनटू एप्सिलॉन नॉट। देखिए बच्चों एक चीज आपको बताएं, ये सरफेस चाहे कैसा भी हो, सिर्फ स्फेरिकल की बात नहीं कर रहा हूं, अगर कोई क्यूब है और उसके अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, उसके अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है, तो इससे पास होने वाला जो नेट फ्लक्स कितना होगा, नेट फ्लक्स कितना होगा, फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां लिखा हुआ है। किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उस क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो कुल फ्लक्स होगा या टोटल फ्लक्स इनसाइड उस क्लोज सरफेस से कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा फाई ई इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वो क्लोज सरफेस ऐसे हो चाहे कैसे भी हो कोई मतलब नहीं है, इससे भी कितना हो जाएगा फाई ई इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्लीज इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों आइए अब नेक्स्ट शुरू करते हैं गॉस का नियम। गॉस लॉ, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है, गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, गॉस ने अपने नियम में क्या बताया, पहली बात तो यह नियम क्यों दिया गया, तो किसी भी, अभी मैंने एक बात कर रखी थी, कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, उस बंद पृष्ठ के अंदर कोई चार्ज है, उस चार्ज के कारण इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कितना फ्लक्स होगा, यानी कि गॉस का नियम जो है वो क्या बताएगा, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स यदि उसके अंदर चार्ज रखा हुआ है तो अगर मैं कहूं कि मान लीजिए कि ये कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे चार्ज रखे हैं Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, इसके बाहर भी मान लीजिए Q6 Q7, इसमें कुछ निगेटिव भी हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ भी, ठीक है, इतने सारे चार्जेस हैं। जो चार्ज हैं जो इनसाइड द क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस को हम कहेंगे गॉसियन सरफेस। क्या बोलेंगे बाबू, गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। और ये जो गॉसियन सरफेस है वो इमेजिनरी भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। रियल की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, हम इमेजिनरी ही बात करेंगे, कॉल गॉसियन सरफेस, एक काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक है, जिसके अंदर इतने सारे चार्ज हैं Q1 Q2 Q3 Q4 Q5। तो गॉस नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का, ध्यान से मेरी बात सुनिए, Q इन नॉट Q, मैं बात कर रहा हूं इनसाइड द सरफेस, उस बंद पृष्ठ के अंदर। तो गॉस नियम को मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी फाई ई इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q इन का मतलब समझ रहे हैं बच्चों, Q इन का मतलब चार्ज इनसाइड द स्फीयर, दैट मींस मतलब क्या हुआ कि Q इन का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस माइनस का Q3 प्लस Q4 प्लस माइनस का Q5, यानी कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है,
तो इसका बीजगणितीय योग लेंगे, अलजेब्रिकल सम लेंगे टोटल चार्ज निकालने के लिए, ठीक है। अब साइलेंट नॉट को आप जान ही रहे हैं, तो फाई इन यानी कि जो कुल वैद्युत फ्लक्स हो गया इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हो गया, वह इनसाइड द चर उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का क्या होता है 1/ε0 गुना होता है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, फाई ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो फाई ई की वैल्यू कैसे निकाले थे हम, अभी याद है आपको, क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। तो फाई ई की जगह रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ, क्योंकि बंद पृष्ठ है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ ध्यान से समझिए, ये जो हमारा ई है, ई ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज present inside and outside from the Gaussian surface। क्या समझ में आया? देखिए, अगर हम Q in की बात करेंगे तो वो क्या होगा, सिर्फ हमें इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर वाले आवेश को देखना है, लेकिन अगर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालना होगा तो हम सिर्फ अंदर वाले चार्ज के थ्रू ही नहीं बल्कि उसके बाहर वाले चार्जेस को भी हम ध्यान देंगे। तो जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ड्यू टू प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड फ्रॉम द गॉसियन सरफेस होगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। और डीए क्या है, एरिया वेक्टर ऑफ दिस क्लोज सरफेस, ठीक है। तो एरिया ऑफ दिस क्लोज सरफेस, डीए क्या होगा, एरिया ऑफ दिस क्लोज सरफेस। इस बेसिस पर हम गॉस लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। पुनः मैं एक बार इसको फिर से बता देता हूं, गॉस का नियम किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की बात करता है जब उसके अंदर कोई चार्ज रखा हो। हमने क्या किया, ऐसे ही बहुत सारे चार्जेस किसी क्लोज सरफेस के अंदर रख दिए, कुछ बाहर भी हैं। तो हमने कहा कि इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होगा वह इस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते थे, फाई ई इक्वल टू क्यू इन इंटू 1/ε0। तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने बताया क्यू इन क्या होगा, वो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है और वो अलजेब्रिकल सम होगा इनसाइड द स्फीयर, उस बंद पृष्ठ के अंदर, इनसाइड द क्लोज सरफेस, इनसाइड द गॉसियन सरफेस। उस गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, उन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। और हमने पढ़ा है फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई और वेक्टर डी। बंद पृष्ठ है तो ई जो है यहाँ पे वो मैंने आपको डिफाइन करके बताया कि वो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड फ्रॉम द गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन पृष्ठ के बाहर और अंदर दोनों जगह उपस्थित आवेशों के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। प्लीज इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, तो फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात हो गई। अब ध्यान से समझिएगा कि गॉस नियम का एप्लीकेशन बहुत जबरदस्त है। इसका एप्लीकेशन क्या है कि हम बहुत सारे डिफरेंट कंडीशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। अब इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, और गॉस लॉ क्यों पढ़ाया गया, क्यों पढ़ाया गया वो भी आपको भी समझ में आ जाएगा जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे मेरा एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि ये कोई स्क्वायर है, ठीक है, इसकी साइड हमने 10 सेंटीमीटर मानी है, 10 सेंटीमीटर का कोई स्क्वायर है, इसके सेंटर से, ठीक है, मैं कहता हूं कि 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये कोई स्क्वायर है जिसकी साइड हमने 10 सेंटीमीटर ले रखी है, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, 8.85 माइक्रोकूलम का कोई चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। उसके मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया। अब कहता है कि बताइए कि इस सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा। वो समझ में आ रहा है, दिमाग घूम गया। इस फ्लक्स क्या कह रहा है, फाइंड द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्क्वायर प्लेन। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझने जैसी बात है। ध्यान से देखिए, चार्ज पार्टिकल कहाँ रखा हुआ है, इस सरफेस से 5 सेंटीमीटर ऊपर,
मतलब ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, और इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, और ये मेरा सरफेस है। तो मैंने कहा कि गॉस लॉ कब लगाएंगे, जब हम कोई एक क्लोज सरफेस होगा तब तो हम गॉस लॉ लगाएंगे। तो क्लोज सरफेस है। तो चलिए पहले एक काम करते हैं, मैं एक ऐसा ही एक प्लेन बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, और इसी पर मैं एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेता हूँ। स्क्वायर, एक स्क्वायर में ड्रॉ करता हूँ। ध्यान दीजिए, मेरी बात ध्यान से समझिए। मैंने एक स्क्वायर बना लिया और दोनों स्क्वायर से एक क्यूब बना लिया। ये क्यूब बन गया मेरा। ये मेरा वो प्लेन है जहां पे मुझे क्वेश्चन में दिया गया है। ये मेरा वो सतह है जिसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि एक वर्गाकार सतह है, एक वर्गाकार प्लेट है, 10-10 सेंटीमीटर इसका साइड है, चारों साइड 10 सेंटीमीटर का है। इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई 8.85 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है। तो हमने क्या किया, बस उस चार्ज को इंसर्ट करने के लिए मैंने एक क्या कर दिया, एक गॉसियन क्यूब बना दिया। ठीक है, वो मेरा मेन सरफेस तो यही है, इसका साइड 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर ये 10 है तो क्या ये भी 10 होगा? बिल्कुल होगा। ठीक, अब जो चार्ज होगा वो यहाँ पे रखा होगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर इसके बीच में रखा होगा कहीं पे। इस गॉसियन सरफेस, गॉसियन क्यूब के अंदर आ गया। दिस इज द गॉसियन क्यूब। ठीक है, इसके अंदर वो चार्ज आ गया। समझ रहे हैं आप बात को? ये मेरा ओपन सिस्टम हो गया। यहां मैं गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकता। गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना होगा? क्लोज सरफेस लेना होगा। तो फिर मैं क्या करूंगा? तो अब ध्यान से समझिए, ये सेंटर पे हो गया। ठीक है, अगर ये सेंटर पे रखा हुआ है तो हमने गॉस थ्योरम कहां अप्लाई करना था? किसी क्लोज सरफेस के अंदर अप्लाई करना था। तो अब ये तो क्लोज सरफेस के अंदर ये चार्ज हो गया ना, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम माइक्रो है। अब ये चार्ज कहां हो गया? इनसाइड द क्लोज सरफेस। अच्छा, तो इस पूरे क्लोज सरफेस के थ्रू पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड क्यूब, क्या हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि phi इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पड़ा था। अब एक मजे की बात यह है कि हमको सिर्फ इस सरफेस से फाइंड करना था। कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्क्वायर प्लेन। इस स्क्वायर प्लेन से कितना पास होगा? तो ए बी सी डी ये हमारा स्क्वायर प्लेन है, तो इस स्क्वायर प्लेन से पास होने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा? देन फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्क्वायर प्लेन सरफेस ए बी सी डी एच क्या हो जाएगा बच्चों? तो देखिए, हम जानते हैं कि किसी क्यूब में कितने फलक होते हैं, कितने ये सरफेस होते हैं, वो कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 होता है। तो एक सरफेस से फाइंड करना है तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/6 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/6 Q की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -6 और एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ये हो गया कैंसिल। तो फाई ई इक्वल टू कितना आ गया? 1/6 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इस तरह से जब आपको क्वेश्चन पूछे कि कोई स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, कोई स्क्वायर प्लेट है और वो एक क्यूब अब ड्रॉ, उसको एक क्लोज सरफेस के अंदर लाने का प्रयास करिए, कोशिश करिए कि वो किसी क्लोज सरफेस के अंदर आए। तो उसके लिए हमने क्या किया? उसको क्लोज सरफेस के लाने के लिए, चार्ज को क्लोज सरफेस के अंदर लाने के लिए हमने क्यूब की कल्पना की, और वो क्यूब किस साइड का बनाया? 10 सेंटीमीटर की साइड का बना लिया। तब हम उससे फ्लक्स निकालने के लिए इजी वे में हमने गॉस थ्योरम अप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया। प्लीज इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, हो गया। मान लीजिए कि ये कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है, हमने यहाँ पे कोई चार्ज रखा है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि फाई बताइए, नेट फ्लक्स बताइए कितना हो जाएगा? सोच के बताइए फटाफट। तो अब देखो बच्चों, आप यहाँ पर देखोगे ये जो चार्ज है वो इस क्लोज सरफेस के बाहर है। जब क्लोज सरफेस के बाहर है तो हमने पढ़ा था फाई नेट बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन हमारा 0 है तो फाई ई कितना हो जाएगा? 0। इस क्लोज सरफेस से जो कितना फ्लक्स पास होगा वो कितना फ्लक्स हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहीं पर बात करें बच्चों कि अगर मैंने क्या किया, ये कोई सरफेस ले लिया, सेम क्वेश्चन को अगर मैंने इसको यहां रख दिया, ठीक है, मैंने अब चार्ज पार्टिकल को कहां रखा?
उसके डायमीटर पे रख दिया, सेंटर को मान लिया, इसका रेडियस r मान लिया। अब पूछना है कि व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा बताइए, अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी सोच के बताइए। अब हमारा आंसर हो जाएगा फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा था कि चाहे कैसा भी क्लोज सरफेस हो, सिमेट्रिकल हो या एसिमेट्रिकल हो, ये थोड़ा सा और अंदर कर ले, ठीक है, तो हमारा जो फ्लक्स होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों आज तक हमने जितना पढ़ाया आपको उसमें था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस हमने किए और हमने गॉस थ्योरम पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम को कैसे हम प्रूफ करेंगे और गॉस थ्योरम के नियम की सहायता से कूलॉम के नियम की निष्पत्ति करेंगे और इसके बाद हम गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। आज जितना मैंने पढ़ाया उसको राइट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।